नहीं, 2014 और 19 में मैं कांग्रेस का उम्मीदवार था और मुझे ये बताइए कि उस समय जीता कौन था? उस समय तो राहुल गांधी खुद ही हार गए थे। अब ये तो मैं मानता हूँ कि आप मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे किसी टाइम पे, तो पार्टी में आपका होल्ड तो है सर, ये तो नहीं मतलब था। तो नाना पटोले से क्या नाराज़गी है? मेरी कोई नाराजगी नहीं है। ये सब क्या है, निकम्मे लोग हैं। ये पार्टी को चलाने वाले लोग नहीं है, पार्टी को डुबाने वाले लोग। नहीं, उस समय जो चोरी हो रही थी ये किसी को पता ही नहीं था। ये बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि 2020 में 21 में जब खिचड़ी सप्लाई की गई या फिर गरीबों को भोजन दिया गया उसमें घोटाला हो, तब क्यों नहीं बोले? क्योंकि तब किसी को पता थोड़ी था। और जिन लोगों को कहा गया था कि 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी देनी है, लेकिन उन्होंने उसको आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया 16 रुपए में 100 ग्राम देने का। मतलब उन गरीब लोगों के लिए जो खिचड़ी थी उसका 200 ग्राम प्रति पैकेट खिचड़ी चुरा लिया। तो ऐसे लोगों को खिचड़ी चोरी कहेंगे ना, तो फिर ऐसे खिचड़ी चोर के लिए हम काम नहीं करेंगे और पूरे चुनाव क्षेत्र में कोई उसको वोट नहीं दे, कोई उसके लिए खड़ा ना हो, ये मेरा आह्वान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज़ नेटवर्क। बिल्कुल मौसम की तरह ही देश में भी राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है और तापमान बहुत ऊपर है। सबकी नज़रें जो है वो महाराष्ट्र पे गड़ी है जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर का राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के ही मुंबई से एक नेता है, पूर्व सांसद है, जिन्होंने सुर्खियाँ बनाई हुई है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड की नींद उड़ाई हुई। संजय निरुपम जी आज हमारे साथ है। संजय निरुपम पूर्व सांसद है, कांग्रेस के नेता है और आपको बता दूं दर्शकों कि वो कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, ये खबर सबसे पहले आपको HW न्यूज़ नेटवर्क ने दी थी 1 महीने पहले। तो संजय निरुपम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद HW न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। संजय जी, जिस जगह पे, जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं वो उसी लोकसभा क्षेत्र में आता है जिसकी आप मांग कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से, मुंबई उत्तर पश्चिम, और मेरा घर भी इसी मतदार संघ के अंदर आता है। तो पर्सनल लेवल पे मैं भी एक मतदाता होने के नाते जानता हूं कि आप काफ़ी ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए आदमी हैं हिंदी भाषी, मराठी भाषी लोगों, क्योंकि आपका जो इतिहास शिवसेना के साथ रहा है तो मराठी भाषी में भी आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच, हर तरह के कार्यक्रमों में आप जाते हैं। लेकिन सर ये भी एक सच्चाई है कि 2014 में आप जो है आप मुंबई नॉर्थ से चुनाव हार गए थे, मुंबई उत्तर से चुनाव हार गए थे और मुंबई उत्तर पश्चिम से भी आप 19 में चुनाव हार गए थे। ये भी एक सच्चाई है। तो किस आधार पे और आपको क्यों लगता है कि आप ये कांग्रेस से टिकट लेके जीत जाते हैं? नहीं, 2014 और 19 में मैं कांग्रेस का उम्मीदवार था और मुझे ये बताइए कि उस समय जीता कौन था? उस समय तो राहुल गांधी खुद ही हार गए थे। अब बहुत भारी भारी नेता लोग तो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बहुत लोग मैदान छोड़ गए थे। मुंबई में 6 के 6 सीटें चली गई थी। पूरे महाराष्ट्र से सिर्फ 1 MP चुन के आया था। पूरे देश में सिर्फ 40-45 MP चुन के आते थे। तो कांग्रेस से जो हारने वाला जो मुद्दा है ना, वो बेमानी है, क्योंकि 2014 और 2019 में ऐसी मोदी लहर थी कि उसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कहीं नहीं जीत पाए। और इस बार तो ऐसा हाल है कि कांग्रेस के नेता लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं। सब मैदान छोड़ के भाग गए हैं। बड़े बड़े नेताओं को अप्रोच किया, बोला ना हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये कांग्रेस की जो दुर्दशा है और कांग्रेस के प्रति जो लोगों के मन में जो एक भाव बन गया है उसका ये सबूत है। तो आपका जो विषय ये है कि भाई जो आप हार गए थे, हाँ, अब आपने जैसा खुद कहा ओपनिंग रिमार्क्स में कि मैं दिन रात लोगों के बीच रहता हूँ, हर तरह के कार्यक्रम में रहता हूँ, खुद यहाँ के जो अलग अलग इश्यूज़ पे लड़ाई लड़ते रहता हूँ, आंदोलन करते रहता हूँ, जनसंपर्क ज़बरदस्त है। फिर भी हम क्यों चुनाव हारे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हम लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को चाहने और मानने वालों की संख्या अल्पसंख्यक में। फिर भी मैं तैयार था कि मेरा एक अपना कमिटमेंट है कांग्रेस पार्टी के प्रति, तो मैं तैयार था। उसके बाद एक राजनीति करके, जानबूझ के एक षड्यंत्र रच करके जिस तरीके से ये सीट शिवसेना को दे दी गई और जिस तरीके से मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई वो घातक है और उससे मैं बहुत आहत हूँ। सर, जैसे ही खबर ये आई कि सीट अमोल कीर्तिकर को जा रही है, वैसे ही आपने कुछ दिनों का टाइम दिया कांग्रेस पार्टी को, सब हमने देखा, लेकिन आपने वो खिचड़ी चोरी वाला जो आरोप है वो लगाना शुरू कर दिया। चलिए, कुछ टाइम के लिए मैं मान लेता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो बात एकदम सही है, लेकिन सर
आप तो उस समय 2020-21 में जब कोविड मतलब चरम पे था, उस समय आप सरकार में थे, तो आपने उस समय विसल ब्लोअर की भूमिका निभाते हुए अगर आपने उसी समय बोल दिया होता तो शायद उस समय वो लोग इस मतलब गलत काम को अंजाम ही नहीं दे पाते। नहीं, उस समय जो चोरी हो रही थी ये किसी को पता ही नहीं था। ये बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि 2020 में 21 में जब खिचड़ी सप्लाई गई या सप्लाई की गई या फिर गरीबों को भोजन दिया गया उसमें घोटाला हो, तब क्यों नहीं बोले? क्योंकि तब किसी को पता थोड़ी था, तब किसी को पता नहीं था। ये तो जाकर के अभी 2023-20 में कहीं पे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सबसे पहले मुंबई पुलिस के पास फाइंडिंग है, सबसे पहले महानगर पालिका के पास शिकायतें आई और शिकायतों के आधार पर समझ में आया कि भाई जो करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था गरीब लोगों को और मजदूरों को एक मुफ्त भोजन देने के लिए, खिचड़ी सप्लाई करने के लिए, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स उन्होंने बड़ा घोटाला किया है और उसमें बड़े पैमाने पर शिवसेना के लोग, शिवसेना उबाठा के लोग शामिल है, जिसमें मातोश्री का भी कनेक्शन है, जिसमें जो उनके बहुत बड़े प्रवक्ता साहब हैं, प्रवक्ता साहब के बेटी और भाई भी इन्वॉल्व हैं और यहाँ पर जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनका नाम भी आ रहा है। उसके बाद पहले मुंबई पुलिस ने छानबीन शुरू किया और उसके बाद ईडी के पास सारे कागजात हैं, फिर उन्होंने छानबीन शुरू की। तो ये छानबीन और उसकी रिपोर्ट कहीं जाके 6-8 महीने पहले लोगों के सामने आया, तब हमने बोलना शुरू किया। तो अब आप पूछेंगे कि मैंने क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला कि जब मैं जिस सीट पर दावेदार हूँ उस सीट पर ज़बरदस्ती शिवसेना छीन करके लेती है और एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है जो ईडी के छानबीन के परिधि में है, चौखट में है, जिसके ऊपर 1,60,00,000 रुपए की रिश्वत बाई चेक लेने का आरोप है और उस कॉन्ट्रैक्टर से लिया जिसको खिचड़ी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और जिन लोगों को कहा गया था कि 33 रुपये में 300 ग्राम खिचड़ी देनी है, लेकिन उन्होंने उसको आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया 16 रुपये में 100 ग्राम देने का। मतलब उन गरीब लोगों के लिए जो खिचड़ी थी उसका 200 ग्राम प्रति पैकेट खिचड़ी चुरा लिया। तो ऐसे लोगों को खिचड़ी चोरी कहेंगे ना, तो फिर ऐसे खिचड़ी चोर के लिए हम काम नहीं करेंगे और पूरे चुनाव क्षेत्र में कोई उसको वोट नहीं दे, कोई उसके लिए खड़ा ना हो, ये मेरा आह्वान है। चलिए ठीक है, बिल्कुल मान लेते हैं। मुझे एक बात बताइए सर, ये भी तो सच्चाई, आप जब विपक्ष में थे तो आप लोग ही मतलब कहते थे ना कि एजेंसियों का दुरुपयोग और जिस तरीके से सर जैसे उनको उम्मीदवारी मिली तुरंत ईडी का नोटिस आधे घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर आ जाना, सर इसको तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो ईडी की जो नोटिस तब आई थी वो दूसरी नोटिस थी, पहली नोटिस तो बहुत पहले आ गई थी, तब तो किसी को पता भी नहीं था कि ये उम्मीदवार है। मुंबई पुलिस की जो छानबीन थी तो काफ़ी पहले से चल रही है। ईडी ने जब पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर किया वह भी इनके सीन में आने से पहले का था। ये कभी उम्मीदवार भी हो सकते हैं जनाब, ऐसी कोई चर्चा भी नहीं थी और तब से ईडी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाँ, और फिर जो दूसरी नोटिस है निश्चित तौर पर उस दिन गई है जिस दिन उनकी उम्मीदवारी घोषित हुई, लेकिन ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो लंबे समय से चल रहा था। ये बताइए सर कि अब ये तो मैं मानता हूँ कि आप मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे किसी टाइम पे, तो पार्टी में आपका होल्ड तो है सर, ये तो नहीं मतलब था। तो नाना पटोले से क्या नाराज़गी है? मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। ये सब क्या है, निकम्मे लोग हैं। ये पार्टी को चलाने वाले लोग नहीं हैं, पार्टी को डुबाने वाले लोग। आप जिनका नाम ले रहे हैं उनसे पूछिए कितने आंदोलन किए पिछले 3-4 सालों में जब से अध्यक्ष हैं। जब मैं अध्यक्ष था तो रोज़ रास्ते पे उतरता और एक एक कार्यकर्ता को साथ में लेकर चलता, मैं जोड़ने का काम करता था। ये सब जो नए अध्यक्ष आए हैं ये मतलबी लोग हैं, ये किसी और का एजेंडा चलाते हैं, पार्टी के हित में नहीं अपने हित में सोचते हैं, जिसकी वजह से पार्टी बिखर रही है। पूरे महाराष्ट्र के स्तर पर आप देखेंगे तो मैं अकेला नहीं हूँ। जिस तरह से अशोक चौहान गए, ऐसे बहुत सारे लोग अभी जाएंगे और जा रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? जो अध्यक्ष है वो जिम्मेदार है इसके लिए। बीजेपी से वो आए हैं, इसका कोई संबंध है इसकी वजह से कहीं ऐसा हो रहा है? ये तो जो दिल्ली में बैठे हुए नेता लोग हैं, जो उनके जिनका बरदस्त उनके ऊपर है, उनको सोचना चाहिए, उसकी छानबीन करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी का तो एजेंडा नहीं चला रहा है। सर भारत जोड़ो यात्रा में आप थे, न्याय यात्रा में थे, हमने आपका बाइट भी लिया था, हम मिले थे आपसे, तो काफ़ी मतलब प्रचार प्रसार में आपने कोई कमी नहीं की भारत जोड़ो यात्रा की। तो शीर्ष नेतृत्व से आपने बातचीत उस समय नहीं की थी क्या बात करनी थी? जहाँ तक यहाँ उम्मीदवारी के संदर्भ में नहीं, ओवरऑल भी जो पार्टी को लेकर जो भी आपने, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी आरोप आपने लगाए। बड़ा अच्छा सवाल है। तो जो हमारे यहाँ पार्टी में मतलब कांग्रेस पार्टी में अब एक संवादहीनता की स्थिति बन गई। ऐसा नहीं कि हमने बातें नहीं कही और सिर्फ मैंने कही, ऐसा भी नहीं, बहुत सारे लोगों ने बातें कही है कि पार्टी में ये चल रहा है, मुंबई में ये चल रहा है, महाराष्ट्र में ये चल रहा है, इसको रोकना चाहिए। फिर मैं बहुत सारे नेता हैं जिनको मैंने मैसेज भेजे हैं और उनको मैसेज भेजने के लिए मेरे पास जो नंबर है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। तो लेकिन उन मैसेजेस का कोई जवाब नहीं है।
जब मिलने जाइए तो मिलते समय इतनी सारी बातें बताइए, उसके फीडबैक पे काम होना चाहिए। फीडबैक पे कोई काम ही नहीं होता, कोई एक्शन टेकन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब संवादहीनता है और जो आपका शीर्ष नेतृत्व है वो कुछ काम करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, तो आपके सामने क्या विकल्प है? सर हमने तो एक महीने पहले ही कह दिया था, सोर्सेस अभी कह रहे, सूत्र कुछ लोग अभी खबरें चला रहे हैं कि आप शिवसेना में जा रहे हैं। आपके एक पुराने मित्र भी मिलिंद देवरा, जो कि कभी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके चलते थे बिल्कुल, और वो भी आज शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जुड़े हुए। तो आपके मुंह से मैं सुनना चाहूँगा इसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया? अभी कुछ तय नहीं है, अभी जो बातचीत के लेवल पे सब कुछ है, लेकिन अगला कदम क्या होगा ये बहुत जल्दी बताएंगे हम। ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं वर्षा गायकवाड़ भी बहुत नाराज़ है, और आप दोनों को मिलिंद देवरा द्वारा, हमारे सोर्सेस हमको ये कहते हैं, हमारे सूत्र हमको ये कह रहे विश्वसनीय, कि दोनों ही, आपको भी और वर्षा गायकवाड़ को भी, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष है इस समय मुंबई में, तो दोनों को मिलिंद देवरा द्वारा मतलब एक लिंक बन रहे हैं मिलिंद देवरा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको शिवसेना शिंदे के साथ जोड़ा जाए। पता नहीं, हमेशा जो आपके सोर्स है जो सही नहीं होते होंगे। आप इसको खारिज कर रहे हो कंप्लीट? मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो लेकिन आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि एक पॉइंट मैंने नोट किया है, तो आपने ये कहा है कि इसी सीट से लड़ूंगा और जीतूंगा, ये आपने कहा है। तो माता रानी का आशीर्वाद होगा तो यहीं से लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे इस बार। लेकिन किस सिंबल पे, किस टिकट पे, क्या इंडिपेंडेंट? हमें पता चलेगा माता रानी के आशीर्वाद से। सर एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ। सर उत्तर भारतीय समाज से आप आते हैं, हमेशा आपका प्रयास रहा है कि कांग्रेस के भी उत्तर भारतीय लोगों के साथ जोड़ा जाए, और मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं कि राज ठाकरे की मनसे जो पार्टी है, उनका उत्तर भारतीयों के साथ क्या रिश्ता रहा है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो ये जो बिन शर्त समर्थन हुआ है, क्या ये नुकसान करेगी बीजेपी और एनडीए को? एक तो ये मेरी चिंता नहीं है, ये बीजेपी की चिंता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के नियम कानून कायदे को या किसी भी पक्ष के विचारधारा के चौखट को स्वीकार करता है और उसके तहत रह करके काम करना चाहता है, समर्थन देना चाहता है, तो कोई बात नहीं, वो उस व्यक्ति का फैसला, उस व्यक्ति का व्यक्तिगत फैसला है, और मुझे लगता है उस फैसले में इंटरवीन करने का अधिकार मेरे पास है। सर भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने सवाल उठाए हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब आप बाद में जिन लोगों के साथ में चले जाए उन पे भी फिर भ्रष्टाचार के आरोप, मतलब अलायंस पार्टनर्स में अगर भ्रष्टाचार के आरोप किसी पे होंगे तो आप उन पे भी क्या सवाल उठाएंगे क्या? ऐसे अगर कल्पना की बात करेंगे तो आप पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा, तो क्या करेंगे? तो ये थे पूर्व सांसद संजय निरुपम। मैं हूँ शशांक और कैमरा पर्सन रोहित केरकर के साथ HW न्यूज़। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.